प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता पाठ के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक का मानना है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या समूह का प्रयत्न होना आवश्यक है। यद्यपि भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण वह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, किंतु प्रयत्न विशेष के कारण परिवर्तन की गति तीव्र अवश्य हो जाती है। गद्यांश देखें। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। हिंदी भाषा के नवीनीकरण शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। लेखक कहता है कि एक प्रश्न यह अनुत्तरित है कि भाषा के शुद्धिकरण का जिम्मा माने जिम्मेदारी अपने ऊपर कौन ले सकता है। हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए यद्यपि भारत सरकार ने काफी प्रयत्न किया है, इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान के हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। लेखक कहता है कि भारत सरकार ने सन 1950 ईस्वी में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की, जो विज्ञान की शाखा के लिए नए नए शब्दों का निर्माण करती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। लेखक बताता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं और किया भी है। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य माने श्रेष्ठ मनीषियों विद्वानों ने भी इस काम को पहल सर्वप्रथम अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। लेखक कहता है कि राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे श्रेष्ठ विद्वानों ने भी सर्वप्रथम अपनी रुचि के कारण इस कार्य को अपने कंधों पर लिया और भाषा को गतिशील बनाने की भरसक कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो भी कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है। लेखक कह रहा है फिर भी इस दिशा में किया गया कार्य पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। शैशवकालीन शिशु की अवस्था, बाल्यावस्था, क्योंकि यह कार्य जिस पैमाने पर होना चाहिए था उस पैमाने पर हुआ नहीं, बल्कि बहुत अल्प रहा, अपने बाल्यकाल में ही बना रह गया। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रगति माने उन्नत विकास। भाषा की प्रगति या विकास के मार्ग में दो बाधाएं हैं। दो तरह की बाधाएं उपस्थित होती हैं। प्रथम वह वर्ग है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित जनमानस में प्रचलित उन पराये माने विदेशी भाषा के शब्दों को यथावत उसी रूप में ग्रहण करने में संकोच करता है। लेखक कहता है कि भाषा के उन्नति में दो वर्ग रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। एक तो वह है जो अपनी भाषा को शुद्ध रखना चाहता है और इस दृष्टि से आम जनमानस में प्रचलित विदेशी भाषा के उन शब्दों को भी उसी रूप में स्वीकार करने में संकोच करता है जो जन सामान्य में लोकप्रिय हो चुके हैं। दूसरा वह वर्ग है जो अपने विषय के पारंगत होने पर ही, पारंगत माने निपुण, चतुर, साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर, बदल कर, परिवर्तित कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। लेखक कह रहा है दूसरा वर्ग वह है जो इस गुण में पारंगत है, चतुर है, विद्वान है, किंतु साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण के अभाव में वह विदेशी शब्दों को अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से बदलकर अपनी मातृभाषा में रखना चाहता है। यह भी उचित नहीं है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों को से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे।
लेखक कहता है आजकल कई प्रदेश की सरकारों ने अपने यहाँ प्रांतीय भाषा आयोग बना रखा है और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये आयोग उन बाधाओं को हटाकर इस कार्य को सुचारू रूप बना देंगे जिससे भाषा की उन्नति और तीव्र गति से हो सकेगी। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर विशेष रूप से दो तरह के होते हैं, वस्तुसूचक, भावसूचक। लेखक कहता है कि विदेशी भाषा से आए हुए शब्द जिन्हें हमें अपनी भाषाओं में, अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, उनकी उपयोगिता है, वे विशेष रूप से दो तरह के होते हैं, एक वस्तुसूचक और दूसरा भावसूचक। वस्तुसूचक जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि ये वस्तुओं के नाम हैं, और भावसूचक जो हमारे भाव व्यक्त होते हैं जैसे उष्णता, ताप इत्यादि। इस भाग में इतना ही। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा इसके लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन प्राय शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वह वर्ग है जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी साहित्य को भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। उत्तर, लेखक का विचार है कि आज भाषा की उन्नति में दो वर्ग रुकावटें डाल रहे हैं। एक वर्ग वह है जो अपनी भाषा की शुद्धता के प्रति इतना सतर्क है कि वह जनमानस में प्रचलित विदेशी भाषा के शब्दों को भी उसी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। और दूसरा वर्ग वह है जो इस दृष्टि से निपुण तो है किंतु वह साहित्यिक एवं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि की अवहेलना कर मनमाने ढंग से विदेशी भाषा के शब्दों में परिवर्तन कर अपनी भाषा में स्थान देना चाहता है। वस्तुतः ये दोनों ही दृष्टिकोण अपर्याप्त और एकांगी हैं। तीसरा प्रश्न, तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर, तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई। चौथा प्रश्न, लेखक के अनुसार किन मनीषियों ने स्वैच्छिक रूप से भाषा को गतिशील बनाने की कोशिश की? उत्तर, लेखक के अनुसार राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भाषा को गतिशील बनाने की कोशिश की। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार विदेशी शब्द जिन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता है कितने तरह के होते हैं? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार विदेशी शब्द जिन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता है दो तरह के होते हैं। पहला वस्तुसूचक और दूसरा भावसूचक। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस भाव को अच्छी तरह समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। छठे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।